नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड स्टार्ट करवा रखी थी, जिसमें हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो कंसंट्रेशन सेल स्टडी कर रहे थे। मैंने आप लोगों को दो टाइप के कंसंट्रेशन सेल स्टडी करवाए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। आज हम इन कंसंट्रेशन सेल की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की 5th यूनिट स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इसमें आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। इन कंसंट्रेशन सेल का एप्लीकेशन स्टडी करें। मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इनकी एक डिटेल्ड स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर ली थी। आप लोग पहले वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल की एप्लीकेशंस की। पहली एप्लीकेशन, इसका यूज हम किसी भी आयन की वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है कंसंट्रेशन सेल का, इसका यूज हम किसी भी आयन की वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस। आयंस की वैलेंसी, आयन की संयोजकता का निर्धारण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो कैसे यूज करते हैं। नस्ट इक्वेशंस हमें पता थी। ई सेल ये होती है ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट एक्टिविटी, इसी से करते हैं। ये नस्ट इक्वेशन है। मैंने कहा था आपको कि ई नोट सेल किसके लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए। कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि देखो ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड कंडीशन रखेंगे तो हम इनकी कंसंट्रेशंस क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। कंसंट्रेशन सेल क्या है, वो सेल हैं जहां पे इलेक्ट्रोड की के ऊपर या तो कंसंट्रेशन चेंज हो या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज हो। यहाँ पे जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन सेम कर देंगे। जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो उसका सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई नोट सेल कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है, 0। तो फॉर कंसंट्रेशन सेल ई सेल ये क्या हुआ, ये 0 हो गया, माइनस RT अपॉन NF ln A2 अपॉन A1, A2 अपॉन माइनस RT अपॉन NF ln A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, जहां पे A1 कंसंट्रेशन होती है
एनोड की और A2 कंसंट्रेशन होती है कैथोड की। मैं इस माइनस साइन को चेंज करूंगी तो E सेल ये आ जाएगा मेरे पास RT अपॉन NF ln A2 अपॉन A1। रिवर्स हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने माइनस साइन को चेंज करने के लिए, तो ये पूरी रिवर्स हो गई। क्लियर यहां तक? अब देखो, R गैस कांस्टेंट हमें वैल्यू पता होती है, T टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, N फैराडे 96500 और इस ln नेचुरल लॉग को मैं लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो मेरे पास E सेल ये आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log A2 अपॉन A1। 2.303 R, T और F इन सबको मैं मल्टीप्लाई करके R गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हमें पता होती है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, F फैराडे 96500, ये सब डाटा हमें पता होते हैं और इन सब का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है E सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log A2 अपॉन A1। अब यदि हमें उस कंसंट्रेशन सेल का सेल पोटेंशियल पता कर लेते हैं, हम कंसंट्रेशन पता होती है, एक्टिविटी पता होती है, A1 और A2 की दोनों की वैल्यू हमें पता होती है, तो हम इस N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। N जो है ये क्या है, वैलेंसी ऑफ आयंस। N क्या है, वैलेंसी ऑफ आयन, या कहें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो N की वैल्यू होती है, और वही क्या होती है, उन आयंस की वैलेंसी होती है। क्लियर यहां तक? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सेल है कंसंट्रेशन सेल, HgNO3 Hg कंसंट्रेशन सेल है ये। HgNO3 की कंसंट्रेशन 0.02 m है और इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 m है। HgNO3 ये एनोड और ये कैथोड, ये लिखते हैं हम। सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोडिक पार्ट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम कैथोडिक पार्ट को लिखते हैं। क्लियर? तो ये कंसंट्रेशन तो हमारे लिए क्या है, A1, और ये कंसंट्रेशन हमारी क्या है, A2। मीन्स मेरे पास A1 की वैल्यू तो है 0.02 m, A2 की वैल्यू है मेरे पास 0.2 m, और इसमें सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ है 298 केल्विन टेम्परेचर पे। मीन्स टेम्परेचर कितना दे दिया, 298 केल्विन टेम्परेचर, या कहें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर मिल गया हमें और E की वैल्यू मिल गई 0.0295 वोल्ट। E सेल ये मिल गया हमें 0.0295 वोल्ट। लगाओ, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन E सेल ये क्या था, 0.0591 अपॉन N log
A2 अपॉन A1 log A2 अपॉन A1। ई सेल हमारे पास कितना है, ये रहा 0.0295 0.0591 अपॉन n log A2 क्या है 0.2 और A1 क्या है 0.02। इनके पॉइंट्स हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाऊंगी तो इन दोनों का पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 10 आ जाएगा। भाई ये 0.2 था और ये था 0.02, तो इसके तो अपॉन में 100 आएगा और इसके अपॉन में 10 आएगा। 10 से एक 0 कट जाएगा, ये फॉर्म बनेगी, इससे ये कट जाएगा, ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। मीन्स आपके पास log 10 की फॉर्म में बन गया और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपके पास ये क्या इक्वेशन बनी, (0.0295 इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log 10 और log बेस 10 की वैल्यू 10 क्या होती है 1। तो ये वैल्यू कहाँ कितनी हो गई 1। तो आपके पास आ गई 0.0295, ये इक्वल टू हो गया 0.0591 अपॉन n। n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n इधर ले जाओ और ये वैल्यू को इसके नीचे लेके आओ, तो n इक्वल टू 0.0591 अपॉन 0.0295। ये जो वैल्यूज हैं ये 2 से कट जाएंगी, तो n की वैल्यू क्या आ गई +2। कितनी वैलेंसी है मरकरी के ऊपर +2। पहली एप्लीकेशन है किसका यूज हम किसी आयन पे प्रेजेंट वैलेंसी को आइडेंटिफाई करने डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। आप लोगों को मैंने कंडक्टेंस का एक एप्लीकेशन बताया था, कंडक्टेंस की एप्लीकेशन स्टडी की थी, उसमें हमने एप्लीकेशंस में पढ़ा था किसका यूज हम स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट की सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। कंसंट्रेशन सेल का यूज भी हम स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट जो होते हैं उनकी सोलिबिलिटी को निकालने के लिए करते हैं। क्या है सेकंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ solubility of spinally soluble salt। स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट क्या है हमारा AgCl। क्या ले लिया हमने AgCl। देखो किसी भी सॉल्यूशंस की यदि मैं आयनिक कंसंट्रेशन मुझे पता हो तो मैं उसकी सोलिबिलिटी बता सकती हूं। किसी भी सॉल्यूशंस की आयनिक कंसंट्रेशंस पता करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, कंसंट्रेशन सेल काम में लेते हैं। कंसंट्रेशन सेल में आयनिक कंसंट्रेशंस का मतलब एक्टिव मास जो A1 और A2 जो आपने नर्स्ट इक्वेशंस में यूज किया था, वो यदि हम किसी एक का हम A1 हमें पता हो तो A2 निकाल सकते हैं और A2 हमें पता हो तो हम A1 कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट की जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में जो कंसंट्रेशन होती है वो उनकी एक्टिव मास के इक्वल ही होती है। क्यों माना जाता है एक्टिव मास के इक्वल, क्योंकि ये जो सोल्ट हैं जब इनको डिसोल्व करते हैं तो ये बहुत ही कम डिसोल्व होंगे और ये कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे।
क्या प्रिंसिपल लग रहा है इसमें ये कि जब भी हम किसी स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट को डिसोल्व करते हैं तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो आयनिक कंसंट्रेशंस के इक्वल ही होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सोल्ट होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में डिसोल्व होते हैं और ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो क्या कहा मैंने, इनकी जो आयनिक कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सोल्युबिलिटी के। आयनिक कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? सोल्युबिलिटी के। यदि मुझे आयनिक कंसंट्रेशन पता हो तो मैं इनकी सोल्युबिलिटी को आसानी से डिटरमाइन कर सकती हूं। इसके लिए हम ऐसे कंसंट्रेशन सेल को यूज करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन तो हमें पता होती है और दूसरे में स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट को डिसोल्व करके बनाया जाता है जिसकी कंसंट्रेशंस हमें कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। हम एक हमें AgCl का स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट है उसकी सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। उसके बाद इसको 0.01 NaZNO3 के सॉल्यूशन में डिसोल्व किया और Ag ये एनोड और ये पार्ट कैथोड, ये एनोडिक पार्ट है और ये कैथोडिक पार्ट है। क्लियर? यहां तक हमें क्या पता है, C2 की वैल्यू हमें पता है। C2 कितना है? 0.01 N का सॉल्यूशन बनाया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यदि हमें पता हो तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो ही नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। नस्ट इक्वेशंस क्या कहती है? E इक्वल टू 0.0591 अपॉन N, E इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log C2 अपॉन C1। C2 हमें पता होती है, ये रही। E सेल भी हमें पता होता है, N भी हमें पता होता है, तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? C1। C1 जो है स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट है और वो हमें पता हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। तो कंसंट्रेशंस किसके इक्वल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई? सोल्युबिलिटी के। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसकी सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। जो कंसंट्रेशन है वही उसकी क्या है? सोल्युबिलिटी है। तो हम सोल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल से मैं आप लोगों को समझा रही हूं। कोई यही सेल दिया हुआ है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें दे दिया ई सेल। ई सेल की वैल्यू दे दी 0.1182 वोल्ट। ये मिल गया हमें। और N की जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि Ag में Ag +1, या कहें कि यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो N की वैल्यू क्या है? 1 है। क्लियर? अब देखो ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू आपकी आ गई 0.1182, 0.0591। N की वैल्यू हमें पता है 1, log C2 की वैल्यू हमें पता है 0.01 और C1 हमें कैलकुलेट करना है। तो
तो ये C1 हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस C1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻⁻⁵। C1 की जो वैल्यू है वो ही क्या होगी, इनकी सोलिबिलिटी होगी। C1 की जो वैल्यू होगी वो ही क्या होगी, सोलिबिलिटी। तो AgCl की सोलिबिलिटी क्या हो गई, AgCl की सोलिबिलिटी 10⁻⁵ मोल, ये इसकी सोलिबिलिटी हो गई। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज हम स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट की सोलिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। थर्ड जो है यूज, ये इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है। देखो एक्टिविटी और कंसंट्रेशंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड यूज, determination of activity coefficient। एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में एक रिलेशनशिप होता है कि एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन। ये मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया था। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, हम कोई कांस्टेंट काम में लेंगे जिसको हम कहेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब यदि हमें इस C की वैल्यू पता हो और A की वैल्यू पता हो तो हम कोफिशिएंट गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं A/C के फॉर्मूले से। A/C के फॉर्मूले से हमें कोई इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, उस इलेक्ट्रोड का यूज करके हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके एक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, C की वैल्यू हमें पता होती है, A हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नस्ट इक्वेशन से 0.0591/n log A2/A1। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे हम AgCl वाले की बात करें तो n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, और यदि उसके हमें उस सेल का ई सेल पता होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एक की एक्टिविटी पता हो, दूसरे की एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिविटी आ गई तो और उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थे आपके कंसंट्रेशन सेल के एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशन स्टडी की। पहली एप्लीकेशन, इसका यूज हम किसी भी आयन के ऊपर वैलेंसी प्रेजेंट है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। दूसरा, इसका यूज हम स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट की सोलिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वो सोलिबिलिटी जो होती है वो इनकी कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या कहें कि आयनिक कंसंट्रेशन इस एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वहां से हम सोलिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। यदि हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाए और इनकी एक्टिव मास की वैल्यू आ जाती है तो हमें एक रिलेशनशिप पता होता है कि एक्टिव मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के होता है। इससे हम एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है एक्टिव मास अपॉन कंसंट्रेशन। वहां उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन हमें पता होती है और नस्ट इक्वेशंस का यूज करते हुए हम उनकी एक्टिव मास की वैल्यू या
एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम उनका एक्टिविटी कोफिशिएंट भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थे आपके एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।